नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज आपकी क्लास नंबर 8 है दोस्तों। और ये जो क्लास है ईवीएस की क्लास है। ईवीएस की क्लास में मैंने एनसीईआरटी के प्रश्न प्लस कुछ पेडागोजी के प्रश्नों को शामिल करके टोटल 30 प्रश्नों की मैंने सीरीज बनाई है दोस्तों। और ये जो 30 प्रश्न है आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी न करते रहे, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, डेली लाइव सेशन अटेंड करिए दोस्तों, रोजाना शाम 5:30 बजे जुड़ जाया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें आपसे बोला गया है, कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में हैं और वहां भूकंप आ गया। आप एक पार्क में और वहां एक क्या भूकंप आ गया है, तो आप सुरक्षा की कौन सी जगह अपनाएंगे, यानी ऐसी कौन सी जगह जाएंगे जहां आपको क्या है, सुरक्षा मिल जाए। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, इमारतों से दूर रहेंगे, ठीक है, यानी इमारतों से दूर खुले में चले जाएंगे। दूसरा है निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, यानी जो बिल्डिंग बनी हुई है उनके अंदर चले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे और निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर आ जाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाई आप सड़क पे जाओगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की दोस्तों। अगर आप सड़क पे जाओगे तो सड़क पे भी तो कोई ना कोई बिल्डिंग होगी। भाई बिल्डिंग होगी तो भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिरेगी, तो आप सुरक्षित कहां रहोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े होंगे। भाई वृक्ष भी तो गिर सकता है, भूकंप आएगा तो सी वाला भी कट जाएगा। बात करते हैं बी वाले की, निकटतम इमारत में चले जाएंगे। भैया इमारत में जाओगे, भूकंप आएगी तो इमारत भी गिरेगी और तुमको भी लेकर डूब जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, इमारतों से दूर खुले स्थान पे चले जाएंगे। खुले स्थान पे चले जाएंगे तो आप क्या सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट, 100% जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ दिया गया है, भूकंप को सीस्मोग्राफी से मापते हैं। सही बात है, जो भूकंप की तीव्रता जो होती है इसको किससे मापा जाता है, सीस्मोग्राफी से मापा जाता है। जैसे कि जब धरती पे वो आता है, भूकंप आता है तो उसको भूकंप नाम देते हैं, लेकिन जल में जब भूकंप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। और भूकंप की टोटल 3 तरंगें होती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी पी होती है, एक एस होती है, एक एल होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, एल तरंग होती है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में क्वेश्चन हमारा सेकंड है, इसमें कहा गया है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, यानी बहुत सारी कंफ्यूजन से होते हैं, जिसमें जैसे सजीव में, निर्जीव में, जल चक्रण में, पौधे आदि। वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। देखिए इनके स्रोत जो है परिवार एवं समुदायों से भी प्राप्त हो सकते हैं, ये भी होते हैं वैसे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें होती हैं, शिक्षक भी होती हैं, कहानियां या कविता द्वारा भी इन्हें सीख सकते हैं। तो यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो ऑप्शन में देखो आपके में एक ही में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, प्राकृतिक रंग क्या होते हैं, नील होती है, हल्दी में मिश्रित, पुष्पों के वर्णों, पेड़ों की छालों से मिश्रित, चावल के रंगीन पेस्ट में चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। बताइए कहाँ है, क्या बोलते हैं इसको, मधुबनी बोलते हैं, बरली बोलते हैं, कलमकारी बोलते हैं या फुलकारी बोलते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में करेक्ट हो जाएगा, मधुबनी होता है। और मधुबनी कहाँ की प्रचलित पेंटिंग है, ये आपकी बिहार की है दोस्तों, बिहार की है। बरली की बात करें, बरली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, बरली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है दोस्तों। जबकि बात करें कलमकारी की, ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। फुलवारी की बात करें, ये कमेंट करके आप बताइए कि फुलकारी कहाँ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं, जिसमें से मैंने अभी बताया था, मधुबनी कहाँ की है, बिहार की है, बरली महाराष्ट्र की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है और फुलकारी कहाँ की है, हरियाणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु है। बताइए, यानी ऐसा कौन से राज्य है जहां का हमें मुख्य भोजन बनाना है, बताना है क्या है, और जो मुख्य भोजन वहां का है, वहां पे एक खिलाड़ी हुई थी जिनका नाम क्या है, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु के बारे में आप जानते होंगे कि 2020 में इन्होंने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य से हैं, और अगर राज्य का पता चल जाएगा तो आप तुरंत बता दोगे कि वहां की फेवरेट डिश क्या है। तो आपको मैं बता दूं, इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपको ये दिया गया है, देखिएगा। पीवी सिंधु कहां की है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, करेक्ट है। 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या लिया था, कांस्य पदक जीता था दोस्तों। आंध्र प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, इडली है, चावल है और सांबर है। क्या है, इडली सांबर और चावल, इडली सांबर चावल है। चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें हमसे दिया गया है, कहा गया है कि बताइए इडली चटनी चावल सांबर इसी में ही है, रोटी होगा नहीं, आलू होगा नहीं, ठीक है, रोटी बांस की करी ये होगा नहीं, मछली होगा नहीं, टेपियोका होगा नहीं। टेपियोका कहाँ का है, गोवा का है। टेपियोका कहाँ का है, गोवा का है, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके में दिया गया है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बताइए पूर्व नहीं करना चाहिए। बताइए आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है, उन्हें इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी चाहिए, करेक्ट, ये तो करनी चाहिए, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। शिक्षार्थियों को की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बताइए ये भी तो करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के कार्य के केवल, देखिए सीटेट में कहीं पर भी केवल शब्द आ जाए वो नेगेटिव होता है, तो आपने तुरंत पता लगा लिया ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं। आपके स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। आप किन किन स्थानों का समुच्चय का चयन करेंगे, यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए गंगा नदी किन किन शहरों के किनारे है। तो बताइए, देखिए जैसे कि कोलकाता है, कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, दार्जिलिंग है, दिल्ली है, कोलकाता, प्रयागराज है। बताइए, तो सबसे पहले इसकी हम कुछ समरी को पढ़ेंगे दोस्तों। समरी में आपसे क्या बोला गया है, इसको हम पहले पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। इसमें कहा गया है जो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, करेक्ट है। और हुगली नदी गंगा नदी की क्या है, प्रमुख शाखा है। तो प्रमुख शाखा है तो वो भी तो किनारे पे ही आएगी, ठीक है। गंगा नदी के किनारे शहर जो बसे शहर है वो कौन कौन से हैं, पटना है, वाराणसी है, हरिद्वार है, कानपुर है, भागलपुर है, प्रयागराज है, फरक्का है और कन्नौज है। ये शहर कहाँ है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ गंगा के इंपॉर्टेंट प्रश्न की। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में आगे इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आप गंगा नदी के किनारे रहते हैं, उनके कुछ जो गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं उनका हमें बताना है कौन कौन से शहर हैं। तो मैंने कोलकाता अभी बताया था, ये कहाँ है, गंगा नदी के किनारे, हुगली नदी जो है उसके किनारे स्थित है, और वो क्या है, उसकी मुख्य शाखा है। कानपुर भी है और वाराणसी भी है। बताइए हैदराबाद है नहीं है, भुवनेश्वर है नहीं है, दिल्ली है नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए अब उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है गंगा के, हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि ये कहा गया है गंगा की प्रमुख, गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार मिलता है, यानी इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में कितनी बार है, 1 बार है। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, करेक्ट है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जब गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन को लाइव अटेंड किया करें दोस्तों। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में
समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि बताइए, ऑप्शन ए है आपका, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ये तो गलत हो गया भाई। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी नहीं है। इसमें समझदार और बुजुर्ग भी व्यक्ति होते हैं, नहीं बालक भी तो समझदार होते हैं भाई, ठीक है। और डी वाला है, यह वास्तविक स्थितियों को सीखने सिखाने के अवसर प्रदान करता है। डी जो है एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का एक अभिलक्षण गुण नहीं है। यानी ये 3-4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो है, एक नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव आपको छांटना है कौन सा है। आपको बताना है, उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा होती है, ठीक है। उनके शरीर धारा रेखीय है, ठीक है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, उनकी त्वचा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो बर्फीले स्थान में रहते हैं, और जब मोटी त्वचा होगी तो कहीं ना कहीं उसमें वसा तो होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा कहा गया है, उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं, ये भी सही है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यहाँ का वातावरण क्या होता है? ओनली एक ही वातावरण होता है, वो क्या होता है? ठंडा। सिर्फ ठंडा वातावरण होता है और कोई इनका वातावरण ही नहीं होता। तो जब वातावरण ही नहीं बदलेगा तो इनके रंग कैसे बदलेंगे? तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। वे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतने सारे हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं। तो ये तो करेक्ट हो गया। चलिए पेंगुइनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको भी देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया है, एक समुद्री पक्षी है। ये क्या है? एक समुद्री पक्षी है, ठीक है। यह बर्फीली इलाके में रहता है, ये भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। बताइए चूहों के द्वारा कौन सा फैलने वाला रोग है? क्या चेचक है, मलेरिया है, प्लेग है या तपेदिक है? बताइए। आपको मैं बता दूं, जो तपेदिक है इसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। बताइए। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए मलेरिया मच्छरों से होता है, एक प्रोटोजोआ रोग है, ये भी नहीं होगा। तपेदिक जो है ये क्या है? टीबी का रोग है। क्या है? टीबी का रोग है। तो एक ही रह गया क्या? प्लेग। प्लेग जो रोग है इसको क्या बोलते हैं? काली मौत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली मौत भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया चेचक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, सही बात है। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, ये भी ठीक है। तपेदिक रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है, जैसे कि टीबी, ये भी ठीक है। प्लेग रोग जो होता है ये क्या है? जियो नहीं होगा, चूहो होगा। ये क्या गलत लग गया है दोस्तों? किसके द्वारा फैलता है? चूहों द्वारा फैलता है। क्या? प्लेग रोग। प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि काली मौत जो है वो रोग किससे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, चूहों से होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है? एक ही पौधा है, वो मैं आपको बता चुका हूं, जिसकी आकृति घड़ीनुमा होती है, ठीक है। घड़ीनुमा होती है। एक ये कीट भक्षी पौधा है। कौन सा है? अमरबेल पौधा है, सूरजमुखी पौधा है, कैक्टस है या घटपर्णी है। तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते। एक है ये कौन सा? घटपर्णी। इसको कीट भक्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट भक्षी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? घड़ीनुमा इसका आकार होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, चर्चा करते हैं। किस राज्य में रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, अंडमान निकोबार या कर्नाटक? बताइए। तो उत्तराखंड में तो आप लोग जानते होंगे, फूलों की घाटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी। और इसका पूछा क्या गया है? रानी झांसी मेरिन, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कर्नाटक में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना ही उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है, पेडागोजी प्रश्न दोस्तों, कई बार सीटेट में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हमें सही कथन चुनना है। 3 नेगेटिव है और 1 सही है, ठीक है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है? जरूरी नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो दहेज लेते तक नहीं है। एकल परिवार में भी, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी गलत है। दहेज प्रथा, बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, ये एकदम करेक्ट है भाई।
बाल श्रम कराना या दहेज लेना ये एक सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा, बाल श्रम शहरों में सामान्य है, ऐसा भी नहीं है, जरूरी थोड़ी नहीं है, गांव में ही होता है, शहर में भी तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बताइए। राजकीय पशु कौन सा बताइए। क्या ऊंट है, कुत्ता है, बाघ है या घोड़ा है, बताइए बताइए। जो मैं आपको बता दूं इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। यहाँ क्या है, चिकारा भी होता है, क्या होता है, चिकारा भी होता है, ठीक है, चिकारा या ऊंट दोनों को बोल सकते हैं। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो ऊंट है इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंटों की रेस कहाँ होती है, बीकानेर में होती है दोस्तों। कहाँ होती है, बीकानेर में होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये भी ठीक है। राजस्थान में ऊंटों की रेस बीकानेर में होती है, ये भी ठीक है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, ये भी ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन है, श्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु चिकारा तथा ऊंट है। राजस्थान का वृक्ष खेजड़ी है, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है, गौड़वड़ है। राजस्थान राजकीय पुष्प कौन सा, रोहिड़ा है। और राजकीय नृत्य कौन सा है, घूमर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है भारत में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं। 43, 5, 3, 4, बताइए कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नीचे लिखा हुआ भी है टोटल भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा कौन कौन से सांप होते हैं। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसका पहला नाम नाग है, करैत है, अफाई है, दुबैया है। कितने हैं, नाग, करैत, अफाई, दुबैया। भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। देखिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह सरीसृप प्रजाति का जीव है जो सरक कर चलता है। सरक कर चलता, सरकर माने रेंग कर जो चले, ठीक है। सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। एक और है जिसको सांप को किसान का मित्र कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नाग अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिससे वह भोजन नहीं कुतरता है, सिर्फ जब किसी को डसेगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, जहर किसी दूसरे मनुष्य में प्रवेश कर जाएंगे। सांप अपना भोजन जो है निगल कर खाता है। सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे बोला गया है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। बात को समझो भाई, जो मीरा है वो समोसे खाती है, चॉकलेट खाती है, डबल रोटी खाती है, ठीक है। और जो दिव्या है वो ऐसा भोजन खाती है जिसमें क्या हो, लौह तत्व क्या है, वही ना। मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, बताइए। भाई स्कर्वी तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो खट्टे पदार्थों की कमी से होता है। एनीमिया लौह तत्व की वजह से होता है, लेकिन दोनों पेयर गलत है भाई। वो तो ये समोसे खाती है, चॉकलेट खाती है, डबल रोटी खाती है, इससे तो मोटापा होता है। तो देखिए रतौंधी होगा नहीं, मोटापा, स्कर्वी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। मोटापा किसे होगा, मीरा को हो जाएगा। और लौह तत्व की जिससे कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग हो जाएगा। यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक में भी ध्यान रख सकते हैं। गई भैंस पानी में, भैंस कहाँ जाती है, पानी में जाती है। भा से बी हो गया और सा से सी हो गया। रहना ध्यान रखना, भैंस कहाँ जाती है, पानी में जाती है। और भसा में घुलनशील क्या, कीड़ा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपसे बोला गया है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है
हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं, यह छात्र कहाँ का हो सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो सांप खाते हैं, अच्छी बात है छात्र सांप खा रहे हैं, बट यहाँ पर एक शब्द कह दिया लिंग हु फेन। तो लिंग हु फेन सांप की एक बहुत ही बढ़िया डिश होती है। ये कहाँ बोली जाती है ये आपको बताना है। क्या असम में बोली जाती है, हांगकांग, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? बताइए कहाँ बोली जाती है? ये आपकी हांगकांग में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? बिहू है। अरुणाचल प्रदेश, बताइए अरुणाचल प्रदेश में क्या होते हैं? उगते हुए सूरज का क्या ऐसे देश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए हैं। बताइए आप खाना किस प्रकार खाते हो भाई? सेक के खाते हो, उबाल कर खाते हो, बेल कर खाना खाते हो? ये तो गलत हो जाएगा। तल कर खाते हो, भिगोकर खाओगे? भाई खाना भिगा के कैसे खा लोगे? सेक कर खाओगे, तल कर खाओगे, भून कर खाओगे? सी एकदम करेक्ट है दोस्तों। कैसे खाओगे भाई? या तो आप सेक कर खाओगे, तल के खाओगे या भून कर खाओगे। उबाल कर, गूंथ कर, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें आपसे बोला गया है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तुरंत रक्त का थक्का पता आ जाए तो तुरंत आप बता देना क्या होती है? के होती है। ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं और के हो जाएगा। के हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा है निम्नलिखित अध्ययन कीजिए, यानी निम्नलिखित ये दिया गया है उसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, करते हैं अध्ययन। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है भाई, बना ले। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। ठीक है, एक चालाक पक्षी भी है, यानी कोए के अलावा एक अलग एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे दे देता है। यानी वो अपना नहीं बनाएगा, कोए के घोंसले में अंडा दे देगा। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इनके अंडों को भी पालता है। तो बताइए वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? कलचिड़ी है, बसंत कौरी है, कोयल है, शकरखोर है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। किसके घोंसले में अंडे देती है? कौवा के घोंसले में अंडा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय के बारे में लिखा है। तो बताइए जो विषय के बारे में लिखा है उसको पढ़ते हैं। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है, इसलिए हमारे घर की धरती से लगभग 10 से 15 फुट ऊंचे बने होते हैं। यानी जो हमारे घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहां का है ये आपको बताना है। बताइए कहां का है? असम का है, तमिलनाडु का है, उत्तराखंड का है या आंध्र प्रदेश का है? ये आपको बताना है। बताइए कहां का है? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए के संग चला जाएगा, असम में है। क्योंकि असम में क्या होता है 10 से 15 फुट लंबे बांसों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं। ऐसा इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ ज्यादातर आती रहती है। असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, त्योहार है, जिसका नाम क्या है? बिहू। क्या है? बिहू है। तमिलनाडु का पोंगल है, पोंगल है। उत्तराखंड फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु के लिए प्रसिद्ध है। और पीवी जो सिंधु हैं इन्होंने क्या किया है 2020 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला गया है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? बताइए। तपेदिक है, तपेदिक मैंने बताया ये क्या है? टीबी है। कैंसर यानी फेफड़ा, ये तो एकदम करेक्ट हो गया। अल्पस होगा नहीं, अनिंद्रा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती?
आप मैप में भी देख सकते हो, उत्तर प्रदेश की करती है, पश्चिम बंगाल की करती है, झारखंड की करती है, परंतु मध्य प्रदेश की बिल्कुल नहीं करती। देखिएगा मैप की सहायता से भी देखते हैं। देखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश की करती है, झारखंड की करती है, पश्चिम बंगाल की करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। बताइए। देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। यहां आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या गुजरात आता है, फिर गुजरात आ जाएगा, यहाँ कौन सा महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ फिर इसका गोवा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका कर्नाटक आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा केरल आ जाएगा। तो बताइए जब केरल है, महाराष्ट्र है, ये राजस्थान ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी इसकी कोई भी सीमा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य नहीं है। बताइए कौन से नहीं है, तो ये आपको बताना है। देखिएगा जिस प्रकार जैसे कि ये आपका मैप बनता है, और मैप के ऊपर ये जो आएगा इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये है, और इस तरीके से जब ये मैप बनेगा, मैप ये बन गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्या है जम्मू कश्मीर है आपका, यहाँ ऊपर क्या है आपका पंजाब है, और इधर क्या है हिमाचल प्रदेश है। यानी एक तरफ पंजाब है, एक तरफ क्या है हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तराखंड है नहीं है, राजस्थान है नहीं है, उत्तराखंड है नहीं है, उत्तर प्रदेश है नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो मैप की सहायता से भी इसको समझ सकते हो कि मैप में आपका क्या दिया हुआ है। मैप में देखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर है, पंजाब स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और पड़ोसी देश हिमाचल प्रदेश है। ये दो ही राज्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर के क्या हैं राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि टीएलएम का अर्थ बताइए क्या है। टीचिंग लाइट मटेरियल, लाइट होता ही नहीं है। टीचिंग लर्निंग मेथड, ये होता ही नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपसे बोला गया है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण। भाई बच्चों का अलग नहीं होगा, पुरुषों का अलग नहीं होगा, महिलाओं का अलग नहीं होगा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नागरिक में ही आते हैं। ये तीनों कहाँ है, नागरिक ही तो है, तो सीधे डायरेक्ट ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है। दूध उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, या फल उत्पादन से है। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्या है मछली उत्पादन से है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों, जो नीली क्रांति है वो मछली से संबंधित है, इसको मत्स्य क्रांति भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का समुच्चय, यानी सभी क्रांतियों को मिला देंगे तो वो कौन सी क्रांति कहलाएगी, इंद्रधनुष क्रांति कहलाएगी। हरित क्रांति खाने पीने की चीजों से संबंधित की है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यानी प्राथमिक कक्षा में अगर आप पर्यावरण पढ़ाओगे तो उद्देश्य जितने भी होंगे उनमें से एक उद्देश्य उनमें से नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, पहला ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रयत्नों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। ये सीटेट में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये तो करेक्ट है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास, ये भी सही है। भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकास, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है किसी क्रियाकलाप के लिए कौन सा समूह बनाइए। यानी एक हमें क्रियाकलाप के लिए हमें एक समूह बनाता है, और समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या क्या चाहिए। यानी एक सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक है और वह समूह बनाना चाहता है, तो वह उसे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी।
सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह से अलग हो, ये तो अलगाव हो गया, भेदभाव हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, गलत, ये भी भेदभाव होगा। केवल केवल शब्द आ गया, ये वैसे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, केवलादेव है, उसे पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, मयानी पक्षी अभ्यारण्य या खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं आपको बता दूं कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और अगर अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।